नॉलेज पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी सीरीज का हम अगला वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि संसदीय समितियां। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इसके साथ एसएससी, एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए एमसीक्यूज भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज। दोस्तों, जब हम भारतीय संसद या पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि सबको मालूम है कि संसद या पार्लियामेंट दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। और जब हम यदि इन दोनों सदस्यों को कंबाइंड रूप से देखें तो लगभग 790 सदस्यों का एक ग्रुप समूह बन के तैयार होता है। 545 लोकसभा से और 245 राज्यसभा से टोटल 790 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, एक बृहद समूह बनाते हैं। अब जब किसी विषय को या किसी जांच के लिए कोई विषय लेकर के आया जाता है संसद में, या किसी सलाह के लिए कोई विधेयक या विषय लेकर के आया जाता है, तो सभी सदस्यों से चर्चा कर पाना, डिस्कशन कर पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों संसद का कार्य काफी विविध, जटिल एवं बृहद होता है। और इसके साथ साथ ना तो संसद के पास पर्याप्त समय है और ना ही दोस्तों आवश्यक विशेषज्ञता होती है। तो दोस्तों इस कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार के, चूंकि संसद के पास काफी सारे कार्य होते हैं, तो उन कार्य को करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ लोगों के कई सारे समूह बना दिए जाते हैं और उनको कुछ पर्टिकुलर काम दे करके दोस्तों क्या किया जाता है, उस कार्य को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों उन समितियों को या उन ग्रुप को क्या कहा जाता है, समिति कहा जाता है। उन समिति के द्वारा क्या किया जाता है, संसद की कार्यवाही या संसद के कार्यों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों संसदीय समिति बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में कार्य करती हैं। इंडियन पार्लियामेंट यानी कि ये बात करते हैं तो भारत का इतिहास संसदीय समिति में कहां से प्रारंभ होता है, 1921 यानी, या फिर अपन बात करें 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम से संसदीय में या संसदीय समिति की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस एक्ट में पहली बार समिति का जिक्र किया गया था और इस एक्ट के आधार पर ही पहली बार 1921 में समिति, भारत में पहली संसदीय समिति बनाई गई थी। ठीक है ना दोस्तों, वो समिति थी लोक लेखा समिति, जिस पर हम आज आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों संसदीय समिति का जो इतिहास है वो 1919 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से स्टार्ट होता है और उसके तहत भारत में पहली बार कब समिति बनाई गई थी, 1921 में बनाई गई। अब दोस्तों बात करते हैं, और अच्छा 1921 में इसकी शुरुआत हुई, जिसको आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में कई प्रकार की समितियों को गठन किया गया, जिसमें संविधान निर्मात्री समिति जैसी कुछ महत्वपूर्ण, प्राक्कलन समिति, ड्राफ्टिंग समिति, काफी ज्यादा समिति थी, जिसको संविधान बनाते समय क्या किया गया था दोस्तों, गठन किया गया था। और जब संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद यानी कि 1950 से इनमें व्यापकता देखी गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कहीं भी समितियों का जिक्र नहीं है। सामान्यतः यह माना जाता है कि समिति का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया जाता। केवल एक आर्टिकल आता है आपका, आर्टिकल 344, अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के तहत दोस्तों राजभाषा समिति का जिक्र किया गया है, जिसका उद्देश्य राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों संविधान में कहीं भी समितियों का जिक्र नहीं किया गया है। क्लियर है। अब फिर इनका गठन कहां से किया जाता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के नियम की हम बात करें, यानी कि दोनों सदनों के जो नियम है उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, किसी समिति का गठन, कार्यकाल और उसके कार्य का वर्णन किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
संसदीय समिति, समिति क्या होती है इसको हमने समझ लिया, इसका इतिहास समझ लिया, क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों संसदीय समिति क्या है। संसदीय समिति की हम बात करें तो कुछ विशेष प्रकार की शर्तें बताई गई हैं जिसको फॉलो करने पर ही कोई समिति क्या कहलाती है, संसदीय समिति कहलाती है। तो दोस्तों संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, ठीक है ना। यानी कि सदन दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष, और जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का सभापति नामित करते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी समिति जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, या फिर जिसे लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति क्या करते हैं, नामित यानी कि नॉमिनेट करते हैं। इलेक्ट हो या नॉमिनेट हो किसके द्वारा, सदन के ही द्वारा, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर अब बात करते हैं दूसरा कंडीशन क्या होती है कि जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है, यानी कि वह समिति जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्देशानुसार कार्य करती हो। तीसरी कंडीशन है कि जो लोग या जो अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन सदन में अथवा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हो, यानी कि जिस उद्देश्य से उस समिति का गठन किया गया है उसके ऊपर जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन है वो किसको सौंपे, या तो सदन पटल पर रखती है, सदन के फ्लोर पर रखती है, या फिर किसको दे, अध्यक्ष या सभापति को दे। और फोर्थ है जिसका एक सचिवालय होता है, यानी कि दोस्तों इसका क्या होता है, एक सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है, और इसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा का सचिवालय करता है। दोस्तों ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, यदि कोई समिति इन चारों शर्तों को पूरा करती है तो वह समिति क्या कहलाती है, संसदीय समिति कहलाती है। दोस्तों एक समिति है परामर्शदात्री समिति, ठीक है। परामर्शदात्री समिति को संसदीय समिति नहीं कहा जाता, हालांकि ये समिति संसद के सदस्यों द्वारा ही गठित होती है, लेकिन इसको संसदीय समिति नहीं कहा जाता क्योंकि ये इन 4 पॉइंटों को या 4 बिंदुओं को फॉलो नहीं करती। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संसदीय समिति किस प्रकार से गठित होती है या कौन सी समिति संसदीय समिति कहलाती है। दोस्तों संसदीय समिति की जब हम बात करते हैं तो संसदीय समिति सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2। अपनी प्रकृति के आधार पर हम बात करें तो संसदीय समिति 2 प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी स्थायी समिति, ठीक है, और दूसरी होती है अस्थायी या तदर्थ समिति। पहली कौन सी हो गई दोस्तों, स्थायी समिति, और दूसरी कौन सी है, अस्थायी या तदर्थ समिति। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी समिति। स्थायी समिति क्या है, जब ऐसी समिति जो स्थायी एवं नियमित होती है, ठीक है ना, जो क्या रहे, परमानेंट रहे, यानी कि स्थायी और नियमित रहे, और जिसका गठन समय समय पर किया जाता है, ऐसी समिति क्या कहलाती है, स्थायी समिति कहलाती है। और इसका कार्य अनवरत प्रकृति का रहता है, यानी कि कंटिन्यूअस ये कार्य क्या करती रहती है दोस्तों। ऐसी समिति क्या कहलाती है, स्थायी समिति कहलाती है। इस समिति में दोस्तों अलग अलग प्रकार की समितियां शामिल की गई है, यानी कि स्थायी समितियां कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम इनको मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है दोस्तों आपका वित्तीय समितियां, और दूसरी होती हैं अन्य स्थायी समितियां। वित्तीय समिति सबसे पहले कौन सी समिति है दोस्तों, वित्तीय समिति। और जब हम वित्तीय समिति की बात करते हैं तो दोस्तों वित्तीय समिति मुख्यतः 3 प्रकार की समिति होती है, यानी 3 कमेटी होती हैं, ठीक है ना। वित्तीय समिति कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। मेंस के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कौन कौन सी होती है दोस्तों वित्तीय समिति, सबसे पहली है आपकी लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है। पहली कौन सी हो गई आपकी वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में सबसे पहली समिति कौन सी है, लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी वित्तीय समिति कहलाती है आपकी प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टिमेट समिति, ठीक है ना। दूसरी कौन सी है, प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट समिति। और तीसरी है लोक उपक्रम समिति, यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग,
ठीक है। तो वित्तीय कमेटी की हमने बात की है, वित्तीय समिति की हमने बात की, कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। सबसे पहले लोक लेखा समिति, दूसरा प्रकलन समिति और तीसरा कौन सा आपका लोक उपक्रम समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो दोस्तों ये कुछ विशेष प्रकार की वित्तीय समितियां थी और यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें से एक हम आज चर्चा करेंगे, बाकी की हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। खैर इसके अलावा हम अन्य वित्तीय समिति की बात करें, इसके अलावा ठीक है अन्य स्थायी समितियां होती हैं, जो एक है आपकी SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति होती है। दूसरा है आपका कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। तीसरी होती है विशेषाधिकार समिति, जिसको कम्युनिटी ऑन प्रिविलेज कहा जाता है, विशेषाधिकार समिति यानी कि कम्युनिटी ऑन प्रिविलेजेस। और 4th नंबर की कहलाती है विभागीय समिति यानी कि डिपार्टमेंटल कमेटी। दोस्तों इन सारी समिति को हम एक एक करके समझेंगे और ये जो पूरा ही पूरा टॉपिक संसदीय समिति है हम 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ये हमने जिक्र किया स्थायी समिति के बारे में, यानी कि ऐसी समिति जो परमानेंट रहती हैं, स्थायी रहती हैं और नियमित रूप से अपना कार्य करती रहती हैं। ऐसी समिति क्या कहलाती हैं? स्थायी समिति कहलाती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 प्रकार से हमने इसमें डिवाइड किया था, पहला वित्तीय समिति थी और कुछ अन्य स्थायी समितियां थी। वित्तीय समिति में हमने किस किस के बारे में चर्चा की? लोक कल्याण समिति के बारे में, पब्लिक अकाउंट समिति, प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी और लोक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अन्य स्थायी समितियों के बारे में भी हमने देखा। इन सारी समितियों को हम एक एक करके क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने दूसरे प्रकार की समिति के बारे में बात की, जो होती है तदर्थ समिति या अस्थायी समिति। यहाँ पर तदर्थ की हम बात करते हैं, इसको एडहॉक कहा जाता है। एडहॉक यानी कि कभी कभी बनाई गई या किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है उस समिति को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो दूसरे प्रकार की जो समिति है वो है अस्थायी समिति यानी कि तदर्थ समिति कहा जाता है। दोस्तों किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ यानी कि एडहॉक समिति का निर्माण किया जाता है, और जब यह समिति अपना कार्य पूरा कर लेती है, तथा अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, तो इसका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी कि जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था उसकी रिपोर्ट्स जब ये सदन में पेश कर देती है, या लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को पेश कर देती है, तो यह समिति क्या हो जाती है? इसका उद्देश्य पूरा होने पर अपने आप समाप्त हो जाती है। दोस्तों एडहॉक कमेटी यानी कि तदर्थ समिति या अस्थायी समिति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। पहली है जांच समिति। पहली कौन सी होती है आपकी? जांच समिति यानी कि इंक्वायरी कमेटी होती है, और दूसरी है सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी। पहली कौन सी है? सलाहकार समिति, जिसको एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है। दूसरी कौन सी है? जांच समिति यानी कि इंक्वायरी कमेटी। अब नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है, जब मैं जांच समिति की बात करता हूँ या इंक्वायरी कमेटी की बात करता हूँ तो इसका उद्देश्य क्या होगा? नाम से स्पष्ट हो रहा है, जांच करना। यानी कि जांच समिति का गठन तत्कालिक घटनाओं की जांच के लिए किया जाता है। सपोज करो कोई घटना घटित हुई है या किसी चीज की जांच करनी है, किसी घटना की जांच करनी है, तो क्या किया जाएगा? केवल उस घटना की जांच करने के लिए किसी समिति को बना दिया जाएगा, और जब वो समिति अपनी उस घटना पर जांच करने के बाद जो रिपोर्ट सदन में पेश कर देती है, फाइनल रिपोर्ट पेश कर देती है, तो वो समिति क्या हो जाती है? अपने आप समाप्त हो जाती है। तो वह समिति क्या कहलाती है? तदर्थ समिति कहलाती है। और तदर्थ में उसका प्रकार क्या कहलाता है? जांच समिति का, यानी कि इंक्वायरी कमेटी कहलाती है, जो किसी विशेष इवेंट पर या किसी विशेष घटना पर या घटना की जांच के लिए बनाई जाती है। दूसरी हमने बात की सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी। दोस्तों कई बार कोई विधेयक या किसी अन्य विषय पर विचार करने के लिए
सलाहकार समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। यानी कि एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाता है और वो उस विधेयक पर अपनी सलाह प्रस्तुत करने के बाद जो भी उसकी रिपोर्ट होती है जब वो सदन में पेश कर देते हैं तो वो समिति क्या हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तदर्थ समिति जो किसी विशेष उद्देश्य को करने के लिए बनाई जाती है और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होता है वो कमेटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और आपकी सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी समिति, जिसमें किसी विधेयक या अन्य विषय पर क्या किया जाता है, विचार करने के लिए उस समिति का गठन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर समिति, हमने संसदीय समिति दो प्रकार की देखनी, प्रकृति के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर स्थायी और अस्थायी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम स्थायी समिति क्या है। और स्थायी समिति में हमने वित्तीय समिति की सबसे पहली समिति पढ़ी थी, कौन सी थी दोस्तों, लोक लेखा समिति। वही आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, लोक लेखा समिति। दोस्तों लोक लेखा समिति की मैं बात करता हूं तो यह सबसे पुरानी समिति है। कैसी है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति किसको माना जाता है, लोक लेखा समिति को माना जाता है। इसका गठन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1921 में पहली बार यह समिति अस्तित्व में आई थी। और यह समिति इसलिए क्या मानी जाती है दोस्तों, सबसे पुरानी वित्तीय समिति के रूप में इसको जाना जाता है। और इसमें जो सदस्यों की संख्या है, वर्तमान में सदस्य संख्या की हम बात करें तो कुल टोटल आपकी है 22 सदस्य संख्या। कितने मेंबर इसमें, 22, जिसमें 15 सदस्य दोस्तों लोकसभा से हैं और 7 सदस्य आपके कहां से हैं, राज्यसभा से। यानी कुल सदस्य संख्या कितनी है इसकी, 22 है, जिसमें 15 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, राज्यसभा से चुने जाते हैं। दोस्तों सदस्यों से क्वेश्चन कई बार पेपर में आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो सदस्य संख्या आपको याद रखनी है। लोक लेखा समिति के सदस्य संख्या कितनी है, 22, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से जाते हैं और 7 सदस्य कहां से जाते हैं, आपके राज्यसभा से चुन करके जाते हैं। इस समिति का जो कार्यकाल है दोस्तों 1 साल का रहता है। क्लियर है, कितने साल का कार्यकाल रहता है, 1 साल का कार्यकाल रहता है। और यहाँ पर एक विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सदस्यों का चुनाव होता है, इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। किस प्रकार पर किया जाता है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो कार्यकाल हमने देखा 1 वर्ष था और इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से पेपर में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का जो सदस्यों का जो चुनाव है वो किससे होगा, आपका एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। और जो सदस्य चुने जाएंगे उनमें उस समिति यानी कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा चुना जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। क्लियर है, मंत्री परिषद का इसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। और 1967 से 1967 से एक विशेष प्रकार की प्रथा चली आ रही है दोस्तों कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष पार्टी का रहता है। यानी कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है उसका ही सदस्य क्या बना दिया जाता है, इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है इसको हम समझते हैं दोस्तों। इसको समझने के लिए इसके कार्य को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है। दोस्तों लोक लेखा समिति की जब हम कार्य की बात करें तो ये सरकार के वार्षिक खर्चों की जांच करती है। किसकी जांच करती है, वार्षिक खर्चे सरकार के द्वारा जो किए जाते हैं उसकी जांच इसके द्वारा की जाती है। अब उन खर्चों को संसद में पेश कौन करता है दोस्तों, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के बिहाफ पर कहाँ पेश की जाती है, संसद में पेश की जाती है। उस रिपोर्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है, लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों 1967 से इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, एक प्रथा चली आई है कि 1967 से इसका अध्यक्ष कौन होगा, 1967 से विपक्ष का नेता होता है, मतलब विपक्षी पार्टी का प्रमुख व्यक्ति होता है। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि ये जो समिति है वो निष्पक्षता से क्या कर सके, अपनी जांच कर सके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वर्तमान में बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में जो आपके लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करें कि ये जो लोक लेखा समिति है इसको प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। एस्टिमेट कमेटी की हम बात करेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको उसमें डिस्क्राइब करूंगा कि एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति क्या होती है। तो दोस्तों प्राक्कलन समिति की बहन, जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो यहाँ से आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। क्लियर है। तो लोक लेखा समिति को किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, इसके महत्व को आप इस चीज से समझ सकते हो कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले घोटालों का उजागर क्या किया जाता है, इस समिति के द्वारा कई बार किया गया है। जिसमें कुछ प्रमुख घोटाले जैसे कि आपका जो बोफोर्स तोप घोटाला था, कोयला घोटाला था, और जो आपका 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था वो किसके द्वारा उजागर किया गया, वो आपका लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा ही किया गया था। तो इसकी आप महत्वता का आप क्या कर सकते हो, इसका अंदाजा आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समिति हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हम दोबारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो लोक लेखा समिति है ये संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और इसका गठन 1921 में किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के यानी कि जो आपका माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके तहत किया गया था। सदस्य संख्या इसकी 15 है, सदस्य संख्या इसकी 22 है। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से जाते हैं। कार्यकाल इसका 1 साल है। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। उसके अलावा बाकायदा चुनाव होता है इसके सदस्यों का, ठीक है ना। और उन सदस्यों में से जो चुन करके जाते हैं लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर देता है, उस समिति के अध्यक्ष को नियुक्त कर देता है। और अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। और मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता ताकि जांच निष्पक्षता से की जा सके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वर्तमान समय में कौन है इसके अध्यक्ष, अधीर रंजन चौधरी जी हैं। और प्राक्कलन समिति को किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना है। ये खर्चे कैसे पता करते हैं, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है दोस्तों, अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करता है और उसकी रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। इसके कार्य तो हमने समझ लिए, इसके उद्देश्य की या इसकी भूमिका की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसने कई सारे इतिहास में ऐसे घोटाले हैं जो उजागर किए हैं और जो निर्णायक घोटाले रहे हैं जिन्होंने सत्ता परिवर्तन करवाने में क्या किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसमें से आपका कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और बोफोर्स तोप घोटाले प्रमुख हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।